continue. Okay, dear student, Assalamu alaikum, and welcome back to our class. And today class is actually the continuation of our previous classes. And in this class, we will learn some basic concepts of non-compartmental approaches. मेरी जितनी previous classes थी, उसमें मैंने आप लोगों को compartments का concept दिया कि किस तरह से हम ड्रग्स को या ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को, एलिमिनेशन को, एब्जॉर्प्शन को हम उसे कंपार्टमेंट्स के एंड पे पढ़ते हैं। और ये जो थीम है जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, ये है नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस, NCA राइट करेंगे, नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस, NCA। NCA का बेसिक कंसेप्ट जो है हमारे पास, वो एक सिंपल टर्म में हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास कंपार्टमेंटल के फॉर्म में थी, उससे हम थोड़ा सा फ्री होते हुए अपनी कैलकुलेशंस को, खासकर वो कैलकुलेशन जो हम रिसर्च बेस पे करते हैं, वो कैलकुलेशन जो हम क्लिनिकल स्टडीज में करते हैं, उनको हम मोस्टली नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस के थ्रू देखते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पहले डिफरेंशिएट करूंगा कि दोनों में डिफरेंस कहाँ है, उसके बाद फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस को, हम डाटा को कैसे यूज करते हैं, फिर हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और फिर हम उसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस में हमारे पास कैलकुलेशंस किस तरह से हो सकते हैं। यहाँ तक ताल्लुक है कंपार्टमेंट का। मैंने यहाँ पे आपको पहले समझाया हुआ है कि ये एक डायग्राम था जिसमें हमने कहा था कि आईवी इंजेक्शन के केस में ड्रग जो है प्लाज्मा में है और सिंपल एक इलिमिनेशन है जिसको हम बोलते हैं के इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एक ही रेट कांस्टेंट जिसमें इलिमिनेशन का ही फिनोमेना था। इसको जब हमने ग्राफिकली राइट किया था तो हमने इसको ऐसा बनाया था। इसमें क्योंकि कंसंट्रेशन जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही थी और हमने यहाँ कहा था कि जो इलिमिनेशन ओनली एग्जिस्ट करती है जबकि एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो इसके अंदर नहीं। इसी को हमने थोड़ा सा और अच्छा किया। इस बॉक्स को हमने कहा कि प्लाज्मा है, लेकिन प्लाज्मा में ड्रग जो है वो पहले एब्जॉर्ब हुई है Ka और फिर इलिमिनेट, तो Ke। ये दो बेसिक कंसेप्ट थे। ये एक पूरा चैप्टर हमने इसमें पढ़ा है, पूरी इसकी बेसिक्स हमने पढ़ रखी हैं। इस वाले में अगर ग्राफिकली देखते हैं तो ग्राफिकली ये कुछ यूं था कि इसमें अब दो फेजेस थे, एब्जॉर्प्शन था और इलिमिनेशन थी। यहाँ पर सिंपल इलिमिनेशन था, तो ये एज ए होल कंसेप्ट था वन कंपार्ट का। इसको हमने कहा था कि ये आईवी इंजेक्शन की फॉर्म में है, बोलस इंजेक्शन, जबकि यहाँ हमने कहा था कि ये हमारे पास जो है वो ऑरल टैबलेट की फॉर्म में है या अदर देन आईवी कोई सा भी हमने इसमें एग्जांपल देखी थी। फिर एक और इसी बॉक्स को हमने डिवाइड कर दिया था दो बॉक्सेस। एक हमने कहा कि इसमें एक प्लाज्मा है और एक फिर टिश्यू है। अगर प्लाज्मा से टिश्यू में ड्रग जाए और टिश्यू से प्लाज्मा में जाए तो हमने कहा था टू कंपार्ट, यानी इसमें ड्रग का मूवमेंट डबल हो, प्लाज्मा में भी रही लेकिन कुछ वक्त के लिए। अगर आपने एक इंजेक्शन दिया पेशेंट को प्लाज्मा में और डिस्ट्रीब्यूट होकर एलिमिनेशन के उसमें टिश्यू वाले कंपार्ट में गया, तो जब प्लाज्मा से टिश्यू में मूव किया है तो यहाँ हमारे पास जो रेट है या जो हमारे पास प्रोसेस है वो हमारे पास जो है वो K12 और टिश्यू से जब प्लाज्मा की तरफ आए तो K21। अगर यहाँ से एलिमिनेशन हो जाए तो जैसे यहाँ पे था एलिमिनेशन हुई है तो Ke और K0 भी राइट कर सकते हैं आप, या K स्टार्ट में। और अगर यहाँ से एलिमिनेशन हो रही है ये K1 भी कह सकते हैं और K2 भी कह सकते हैं कि सिंपल आपके पास एलिमिनेशन वाला प्रोसेस है। इसकी डायग्राम कैसे बनी थी ये भी आप लोगों को याद होगा। सिंपल ये डायग्राम थी, इसमें आपके पास जो एक और तीन चीजें नजर आ रही है। एक है आपके पास दो है, सॉरी, एलिमिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, और ये टू कंपार्ट है। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को भी हमने सीखा। फिर हमने कहा जी ऐसा नहीं है, एक और भी हो सकता है कि प्लाज्मा हो और साथ टिश्यू हो, और प्लाज्मा से टिश्यू में ड्रग जाए और टिश्यू से प्लाज्मा में आए, एलिमिनेशन हो सकती है K10 K20 बिल्कुल सेम उसी फॉर्म में, लेकिन एक एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होगा Ka। इट मींस टू कंपार्टमेंट। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन क्या आई कि साथ एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और एलिमिनेशन है। ये सारे ग्राफ किस किसके दरमियान है, कंसंट्रेशन
वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब इस कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम को हमने क्या किया है, इसको जैसे हम प्लॉट करते हैं तो ये बेसिकली कंपार्टमेंट्स का कंसेप्ट था। बेसिकली इसको हम बोलते हैं, जो हमारे पास फिजियोलॉजिकली बेस्ड हम कुछ कंपार्टमेंट्स की बात करते हैं जो हाइपोथेटिकल हैं, और अज्यूम किया जाता है कि पूरी बॉडी या तो एक सिंपल कंपार्ट में है जैसे ये वाला था एक, या अज्यूम किया जाता है कि पूरी बॉडी जो है वो एक दो कंपार्ट्स में है, सेंट्रल और पेरिफेरल जैसे यहां हमने बात की। तो इन सब से हट के अगर हम आजाद होकर बात करें तो वो नॉन कंपार्टमेंटल, इसमें किसी किस्म की कंपार्टमेंट्स की कैद नहीं है। हम इसमें जो कैलकुलेशंस करें वो हम सिंपल करें जिसमें हम बाउंड ना हो। उन कैलकुलेशन में हमारे पास खासकर वो ड्रग्स जिनमें वेरिएशन की चांसेस बहुत ज्यादा है, खासकर वो ड्रग्स जिनको अगर आपने जो है वो जिसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन या जिसके जो जो पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करते हैं उनमें जो वेरिएशंस आ सकती हैं, उन वेरिएशंस के चांसेस को ओवरकम करने के लिए हम सिंपल काइनेटिक्स की तरफ जाते हैं, और वो है एनसीए पार्ट, जिसको हम बोलेंगे नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस। तो नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस की हम बात जब शुरू करेंगे तो नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस में जो मेन पैरामीटर हैं वो हम जो कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे वो हमारे पास है। पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं MRT, मीन रेजिडेंस टाइम, MRT। MRT को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करें कि एक कॉन्फ्रेंस हमने अरेंज की और हमने इस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट लोगों को डिफरेंट कंट्रीज से हमने उनको इनवाइट किया, और आपको आइडिया है कि हर कॉन्फ्रेंस में या हर किसी प्रोग्राम में हर पर्सन का रोल डिफरेंट है। कुछ इसमें ऑर्गेनाइजर्स हैं, कुछ इसमें जो है वो पार्टिसिपेंट्स हैं सिंपल, कुछ इसमें जो है प्रेजेंटर हैं, और कुछ वो लोग हैं जिन्होंने आके जस्ट जो है इसके साथ जो आपके पास इसकी पूरी ओवरऑल मैनेजमेंट के हवाले से आपके पास गैदर होंगे। तो अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमने टोटल 20 लोगों को इनवाइट किया है, लेकिन उनका जो एक होटल में जिसमें हमने बुकिंग करवाई, वो उस होटल में या उस एरिया में उसकी जो स्टे है वो डिफरेंट है। उसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 1 दिन स्टे किया है, वो कौन सा को, और इसमें जो बाकी 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 दिन स्टे किया है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते चले जाएं कि 4 लोग, 4 पीपल स्टेड एट हाउ मेनी डेज, 4 डेज, तो इसको हम कहेंगे कि एक जो है हमारे पास 4 गेस्ट्स stayed 4 days, 1 day. It means 4 into 1, टोटल कितने हो गए, 4 days हो गए। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मीन रेजिडेंस टाइम। कि ड्रग्स भी बिल्कुल अगर हम इसको इसी एग्जांपल से कोरिलेट करेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत इजीली ये समझ आएगा। वैसे अगर हम इसको डिफाइन करें तो मीन रेजिडेंस टाइम टाइम क्या है, एवरेज टाइम स्पेंट in the body by the drug is called mean residence time. Average time spent in the body by the drug is called mean residence time. हम ये कह रहे हैं कि एवरेज टाइम जो गेस्ट जिस होटल में स्टे किया है अगर हम उसका कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें बड़ा इजीली ये कंसेप्ट समझ में आएगा। 4 गेस्ट ऐसे थे जिन्होंने 1 दिन स्टे किया, हम उसी एग्जांपल पे दोबारा आ गए। 5 गेस्ट ऐसे हैं जिन्होंने स्टे किया है 2 days, 5 into 2 टोटल 10 days इनके भी बन गए हैं। 5 ऐसे जिन्होंने 2 days स्टे किया। 6 गेस्ट ऐसे हैं जिन्होंने 3 days स्टे किया है। 6 गेस्ट 3 days, 6 into 3 18 days। 2 गेस्ट ऐसे हैं जिन्होंने 4 days स्टे किया। टू इंटू 4 8 days। 2 गेस्ट ऐसे हैं जिन्होंने 5 days स्टे किया।
और वन गेस्ट ऐसा है जिसने 6 डेज स्टे किया। वन इंटू 6 डेज। हमारे पास एक डेटा है, मैं दोबारा इसका एग्जांपल को रिपीट करता हूं कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, वो टाइम चेक करना है कि जिसमें मीन टाइम कितना लगा है, मीन रेजिडेंस टाइम कितना है, यानी ये टाइम कितना इन्होंने स्पेंड किया। इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये हुआ कि हम टोटल गेस्ट देखें कि कितने हैं। टोटल गेस्ट हमारे पास जो है वो 4, 5, 6, 2, 2 एंड 1, 11, 6, 17, 29, इसके से जो हो गया 17, 29, 19 और 120, तो टोटल 20 गेस्ट हैं और उन्होंने जितने दिन स्टे किया है वो हमारे पास ऑलमोस्ट, इन सबको अगर आप ऐड कर लें 14 प्लस दिस ऑलमोस्ट 56 डेज इन्होंने स्टे किया। अगर हम इस 56 को 20 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज टाइम आ जाएगा 2.8 डेज। ये मीन रेजिडेंस टाइम, मीन रेजिडेंस टाइम के एवरेज टाइम कितना गुजारा है। एवरेज टाइम हर इंडिविजुअल ने, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 6 डेज तक रुके हैं और कुछ लोग ऐसे भी जो सिर्फ 1 डे जिन्होंने स्टे किया है। बिल्कुल सेम हमारी जो ड्रग है जब बॉडी में आएगी तो हम वो डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट टाइम पे रहेगी। कुछ जगह पर वो जो है वो